कहते हैं युवा जिसके साथ होता है सरकार और सत्ता उसी के हाथ होती है। आज हमारे साथ सीएम ओएसडी और सोशल मीडिया गुरु कहे जाने वाले युवाओं के आइकॉन के नाम से फेमस लोकेश शर्मा हैं। लोकेश शर्मा जी से आज हम कई सवाल पूछेंगे, कई ऐसे सवाल भी होंगे जिनके बारे में आप बहुत टाइम से जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है राजस्थान की राजनीति में। तो आज कुछ इसी तरह के सवाल हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी न्यूज़ इंडिया में, क्योंकि आज ऐसा पहली बार है जब मैं आपसे इस तरह के सवाल करी, क्योंकि लोगों के जहन में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक उनको नहीं मिल पाए। पहला सवाल तो मेरा आपका एक ही रहेगा कि युवा संवाद एक नई पहल आपने की और उसके बाद कई ऐसे नेता हैं जो आपके पीछे पीछे उन्हीं पद चिन्हों पे चल दिए, और उन नेताओं में कई नाम ऐसे हैं जो युवा आइकन भी अपने आप को कई बार साबित करते रहते हैं। हाल फिलहाल ट्विटर पर एक काफ़ी ज़्यादा चला था जिसमें आपका युवा संवाद का फोटो था और दूसरी तरफ सचिन पायलट के भी युवा संवाद का फोटो था, लेकिन आपका संवाद पहले से चल रहा है। तो क्या लगता है ये जो पहल की है ये आने वाले समय में कितनी फायदेमंद हो सकती है, और इसका कहाँ से आपके विचार आया कि इस तरह की चीज़ की जानी चाहिए? देखिए, आप सभी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष है और इस वर्ष के आखिरी में राजस्थान में चुनाव होने हैं, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चुनावों को बहुत सकारात्मक रूप से देखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि पहली बार राजस्थान में एक ऐसा अवसर आया है, या हम महसूस करते हैं, क्योंकि मुझे लगभग 25 से 30 वर्ष हो गए हैं सक्रिय राजनीति में। पहली बार मुझे ये महसूस हो रहा है, इतनी जगह मैं जाता हूँ, कि जो जन भावना है वो हमारे लिए सकारात्मक है। 2 बार पहले भी हमने शासन किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, लेकिन ये पहला मौका है, पहला अवसर है जब 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रदेश में जनता का सरकार के प्रति आक्रोश नहीं है, और ना ही मुख्यमंत्री जी को लेकर किसी को कोई संशय है। तो जब इतना सकारात्मक माहौल है प्रदेश में, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की जनता के लिए जनहित में जितनी योजनाएं लागू की हैं, जो फैसले लिए हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने का जिम्मा लिया जाए। और मुझे लगता है कि इस भार को उठाने के लिए युवाओं से ज़्यादा बड़ी शक्ति कोई और हो नहीं सकती। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चुनावों से लगभग 7 महीने पहले हमने ये कार्यक्रम शुरू किया युवा संवाद के नाम से, और मैं अभी तक लगभग 10 से 12 जिलों में जाके आ चुका हूँ और 48 से 50 विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुका हूँ। तमाम जगह युवा साथियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें मेरी मंशा ये रहती है कि तमाम सभी युवा साथियों को मोटिवेट किया जाए और उन्हें कहा जाए कि अब कमर कस लेनी है। प्रदेश के मुखिया के द्वारा चलाई जा रही तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का जिम्मा हमें उठाना है, और हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो इन योजनाओं के लिए पात्रता रखता है, उसे जानकारी देनी है और लाभ दिलवाना है। क्योंकि ये युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि एक व्यक्ति जो प्रदेश के लिए इतना संवेदनशील है, प्रदेश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है, अगर वो इतना काम कर रहा है तो हम सबको भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका का सकारात्मक तरीके से निर्वहन करना है। मैंने ये महसूस किया है कि आज के इस दौर में हमारे युवा साथी, जैसा कि आपने भी कहा, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग ले रहा है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि जो लोग सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि इसका सकारात्मक तरीके से सदुपयोग कैसे किया जाता है। कई बार अनजाने में हमारे लोग या विचारधारा से जुड़े हुए लोग अपने ही नेताओं के प्रति नकारात्मक टिप्पणियां कर बैठते हैं, तो उससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है। तो जब भी मैं ऐसे कार्यक्रम करता हूं, मैं उन्हें इस बात के लिए आगाह करता हूं कि हमें अपने लोगों के लिए, जो चाहे वो प्रदेश के नेता हैं, देश के हैं या ज़िले के हैं, कम से कम उन्हें लेकर कभी भी इन प्लेटफॉर्म्स पे कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी है और सिर्फ सदुपयोग करना है। यानी सकारात्मक तरीके से सरकार की योजनाओं को, सरकार की उपलब्धियों को, फैसलों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग लेना है। और सिर्फ डिजिटली नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बात ज़रूर कहता हूँ कि डिजिटल को फिजिकली में कन्वर्ट करना है और वर्चुअल को एक्चुअल में कन्वर्ट करना है।
क्योंकि जब तक हम वर्चुअल दुनिया को एक्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो मुख्य उद्देश्य है हम उसको पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्चुअल को एक्चुअल में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है। इसी के साथ क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के ही और नेता हैं वो आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, फॉलो करना शुरू कर दिया है, चाहे देर सवेर सही, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कई और भी हैं, बोर्ड भी होते हैं, उसके अलावा कई जिम्मेदारी भी दी जाती हैं। आपने स्वेच्छा से ये जिम्मेदारी निभाते हुए जिस तरह से एक पहल की, क्या लगता है कि अब ज़रूरत है कि और लोग भी आगे बढ़े, कांग्रेस को मजबूत अगर करना है तो उन्हें? देखिए, मैंने तो इसलिए शुरू किया कि लगभग 15 वर्षों से बहुत सारे युवा साथी इस प्रदेश भर के मुझसे जुड़े हुए हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था कि सभी को हर ज़िले में पहुंचकर इकट्ठा किया जाए, सभी को मोटिवेट किया जाए और उन्हें पुश किया जाए, यानी अग्रेसिव तरीके से डिजिटल मीडिया के साथ साथ फिजिकली भी आपको लोगों से कनेक्ट करना है। इस धारणा के साथ इन प्रोग्राम्स को शुरू किया और मुझे लगता है ये काफ़ी पॉपुलर भी होने लगे। हर जगह बिना किसी स्थानीय वहाँ के लीडर के सहयोग के तमाम युवा साथी जो बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, लगभग हर जगह पे 500, 600, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 400, इतनी संख्या में युवा साथी आते हैं। उनके साथ एक इंटरेक्शन होता है जिसमें उन्हें ये टिप्स भी देने का प्रयास करता हूँ कि डिजिटल मीडिया का कैसे सही उपयोग करना है, कैसे आपको फिजिकली लोगों के साथ कनेक्ट करना है। आपको जो व्हाट्सएप जैसा एक माध्यम है जो कि बहुत फास्टेस्ट तरीके से सूचनाओं को संप्रेषित करता है या जानकारी को प्रदान करने का काम करता है, उन्हें लेके अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में ग्रुप्स बनाने हैं और कैसे आपको भी इसी तरीके के संवाद छोटी छोटी जगह पे जाके करने हैं। तो इन तमाम बातों के साथ साथ जब उन्हें ये जानकारी दी जाती है कि नेगेटिव चीज़ों को दूर रखना है, और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि प्रदेश के मुखिया और इस सरकार की छवि को कैसे ख़राब किया जाए। कई बार उन्होंने ऐसे प्रयास किए, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत रहे हों, सतीश पूनिया जी रहे हों, राजेंद्र राठौड़ जी हों, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, प्रवक्ता, ऐसे बहुत से और लोग हैं जिन्होंने गलत तथ्यों के साथ सरकार की और मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। लेकिन मैंने और हमारे युवा साथियों ने हर बार उनके उन मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि हमारे पास सही तथ्यों के साथ जानकारी थी। तो मैं यही कहता हूं अपने युवा साथियों से कि तथ्य के साथ सत्य को लेकर जब हम उनका जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे मंसूबों को बेनकाब कर पाएंगे, और जो ऐसे लोग हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे कि ये झूठ का सहारा लेके सरकार और मुखिया की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेके कि कैसे आपको काउंटर करना है, सही जानकारी को अपने पास रखना है, और लगातार एक ऐसी टीम का भी निर्माण किया जा रहा है जो रिसर्च कर रही है, एनालिसिस कर रही है। उस टीम के माध्यम से प्रत्येक युवा को जोड़ के सही तथ्य उन तक पहुंचाने का जिम्मा भी हम लोग ले रहे हैं, ताकि रोज़ाना वो अपडेट रहें। आने वाले दिनों में इस तरह की गतिविधियां होनी शुरू होंगी प्रदेश में कि तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा झूठ यहाँ परोसा जाएगा। तो जब हमारे पास उनका जवाब होगा तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता ज़रूर इस बात से वाकिफ़ होगी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं ये झूठ और झूठ का सहारा लेते हैं, और अब इनकी यहाँ झूठ वाली जो दाल है उसे कम से कम मैं और मेरे युवा साथी इस प्रदेश में नहीं गलने देंगे। ये हमने जिम्मा लिया है। मतलब कुल मिला के मान सकते हैं कि बीजेपी की जो डिजिटल सेना है उसके लिए आपकी जो सेना है वो तैयार हो चुकी है आने वाले समय के लिए, इलेक्शन जो आने वाले हैं, और जिस तरह के झूठ परोसे जाएंगे या फिर जिस तरह की भी बातें आती हैं उनके तथ्य के साथ उनसे लड़ने के लिए आपने अपनी पूरी फोर्स तैयार कर ली है। ये बात ठीक है आपकी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा हमारे साथ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और प्रदेश भर में वो लगातार अपडेट रहते हैं। हमारी एक जो सेंट्रल टीम है उससे जुड़े रहते हैं, तो उन लोगों को ये जानकारियाँ रोज़ाना मिलनी शुरू हो गई हैं। पहले आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब भी कांग्रेस का कोई भी लीडर कोई पोस्ट डालता था या कोई कंटेंट वहाँ सोशल मीडिया पर जब डालता था तो एकदम से बहुत सारे लोग 8, 10, 15, 20 टूट पड़ते थे और अभद्र टिप्पणियाँ करते थे, झूठ वहाँ पर परोसते थे। तो हमारे जो लोग थे
क्योंकि उनके पास शायद कंटेंट का अभाव रहता होगा या सही जानकारी का अभाव रहता होगा, वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते थे। अब जैसे ही वो सही तथ्यों के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं तो इनकी झूठ की जो सेना है वो वहाँ से मैदान छोड़कर भाग जाती है और हमारे लोग वहाँ विजयी होते हैं, क्योंकि उन्हें वो ये बता पाते हैं कि वास्तविकता क्या है। और ऐसे समय में, जैसे कि अभी आपने भी ये कहा कि और लोगों ने भी इस काम को शुरू कर दिया है, तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ उन तमाम ऐसे नेताओं को जिन्होंने अब ये युवा संवाद को अपनाना शुरू किया है, क्योंकि ये आवश्यक है। अगर कोई इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है, जो ऊर्जावान है, वो हमारे देश के युवा हैं, और युवाओं को सही राह दिखाना, उनकी शक्ति का सकारात्मक तरीके से सदुपयोग करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये तो ताकत है। ताकत, मैं इसका जो कंपैरिजन है वो परमाणु शक्ति के साथ करना चाहूँगा कि परमाणु ऐसी शक्ति होती है जिससे विध्वंस भी किया जाता है और सृजन भी किया जाता है। तो हमारे युवा इतनी ऊर्जा अपने अंदर समाहित किए हुए हैं कि अगर उस शक्ति का सृजन के लिए सकारात्मक तरीके से उपयोग लेना शुरू किया तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश में हमारी सरकार को वापस रिपीट होने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी जिक्र हुआ। अक्सर आपकी नोकझोंक चलती रहती है और सोशल मीडिया पे काफ़ी चलती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी फ़ोन टैपिंग की बात करते हैं तो आपका जिक्र करना उस जगह नहीं भूलते। कई बार उन्होंने बयान दिए मीडिया में और उस समय आपकी बात की। आप इस पूरे इंसिडेंट को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको भी लगातार दिल्ली जाना पड़ता है और कई तरह की चीज़ें हैं जो आपके साथ भी हुई हैं और आपकी कई बार आपने अपनी बात भी रखने की कोशिश की। इस पूरे इंसिडेंट को किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, दूसरी तरफ भाजपा, तीसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना जो आपके साथ हमेशा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं फ़ोन टेपिंग को लेकर एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, कि मेरे ऊपर जो ये आरोप लगते हैं कि मैंने कोई फ़ोन टेप किया है, ये सरासर गलत और निराधार हैं। मैंने कोई फ़ोन टेप नहीं किए। मैंने हर बार, चाहे वो मीडिया रहा हो या जब भी मुझसे पूछताछ की गई है क्राइम ब्रांच दिल्ली में बुलाकर, मैंने हमेशा एक ही बात कही कि वो ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, उनसे मुझ तक पहुँची। और ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दिन भर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को चेक करता रहता हूँ। व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, क्या सर्कुलेट हो रहा है, उसे मैं देखता रहता हूँ। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपत्तिजनक लगता हो या जो ऐसा लगता हो कि इससे हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने का जानबूझ के प्रयास किया जा रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग मैं करता हूं हमारी टीम के माध्यम से। तो जब वो इस तरीके के ऑडियो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझ तक पहुंचे, मैंने उन्हें सुना। उन ऑडियोज़ में सीधे तौर पर इस प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराने की साजिश अगर कोई रचे और विधायकों को खरीदने की बात चल रही हो, पैसे के लेन देन की बात चल रही हो, तो ऐसे ऑडियोज़ को मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए प्रदेश की आम जनता के सामने मीडिया के माध्यम से उनको मैंने सर्कुलेट किया। और वो हुआ भी। जैसे ही आम जनता को और मीडिया को पता लगा तो अगले दिन उन ऑडियोज़ के बेसिस पे एक एफआईआर दर्ज हुई और जो लोग इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में शामिल थे वो एक्सपोज हुए। तो मुझे लगता है कि वो घटनाक्रम एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जो मेरे ऊपर एफआईआर करवाई, मैं उन्हीं से ये पूछना चाहता हूँ कि वो 9 महीने बाद क्यों करवाई। क्या उन्हें ये 9 महीने बाद पता लगा कि उन ऑडियो क्लिप्स में उनकी आवाज़ थी, या 9 महीने बाद उन्हें ये पता लगा कि उनकी जो एक सार्वजनिक छवि है, पब्लिक इमेज जो है, वो ख़राब की जा रही है या उसकी वजह से धूमिल हो रही है। लेकिन इसका कोई जवाब आया नहीं। मैंने कई बार ये प्रश्न किया कि आपको ये क्यों 9 महीने बाद लगा कि अब मैं ये एफआईआर दर्ज करवाऊँ। घटना ऑडियो क्लिप्स की लीक होने की या जनता के बीच में आने की जुलाई की थी, जुलाई 2019 की या 2020 की, और एफआईआर दर्ज हुई मार्च 2021 में। तो इतने लंबे समय बाद। और दूसरा, बार बार मैं ये भी कहता हूँ कि उन्होंने ये कहा ऑडियो में मेरी आवाज़ नहीं है।
दूसरी तरफ वो एफआईआर में ये कह रहे हैं कि मेरे कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट करके, टेप करके और सर्कुलेट किया गया है। तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं ना कि उन ऑडियो टेप्स में या ऑडियो क्लिप्स में उनकी आवाज़ थी। तो वो हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे, इसका मतलब तो जो भी यहाँ हुआ वो सबके सामने है। तो ऐसा व्यक्ति जिन्हें ये इतने समय बाद पता लगा हो कि मेरी छवि धूमिल हो रही है, और उन्होंने उस वक्त, मुझे लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी छवि को ठीक करने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, और वो भी दिल्ली में जाके करवाई, जबकि घटना को अगर किसी भी रूप में देखा जाए तो वो राजस्थान की थी। और उस एफआईआर के खिलाफ मैंने माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर की हुई है कि या तो एफआईआर को क्वैश किया जाए, क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं बनता है। मेरे आरोप जो लगे हैं मेरे ऊपर वो पूरी तरह से गलत हैं। मैंने कोई फ़ोन टेप नहीं किया, कोई ऑडियो मेरे पास आया, मैंने उसे जनहित में, जनता प्रदेश की ये जाने कि कौन कौन लोग इस कन्वर्सेशन में शामिल थे, तो मैंने जनहित में अगर उसे आम जनता के लिए मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट किया तो मुझे लगता है मैंने कोई गलत काम उसमें नहीं किया। तो गजेंद्र सिंह जी से कई बार, जब एसीबी में ये केस दर्ज हो गया, तो कई बार उनकी जो वॉइस है वो टेस्टिंग के लिए लेने की बात कही गई या लेना चाहा गया। तो हर बार पता नहीं किस तरीके से उन्होंने, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से रहा हो या कोई भी और माध्यम रहा हो, उनको उससे निजात मिल गई, या वो वॉइस सैंपल नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि अगर वो उसमें शामिल नहीं थे तो आएँ और अपना वॉइस सैंपल दे के कहें कि भाई मेरा इस फ़ोन टेप्स, इस ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है, इसमें जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें मेरी आवाज़ नहीं है। लेकिन वो इसमें कहीं ना कहीं झूठे साबित हो जाएंगे। एफआईआर जब उन्होंने करवाई तो मान ही लिया कि आवाज़ ही उनकी है। इसी के साथ एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह का ये पूरा मामला हुआ लगातार, उसके बाद क्या कभी आपको महसूस हुआ कि, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो कई बार आपका नाम लेते रहे हैं इस चीज़ में कि मेरे ओएसडी के साथ ऐसा हुआ, और कई बार उन्होंने ये चीज़ कही है, लेकिन क्या आपको कभी महसूस हुआ कि इस मसले पर जब आप लगातार दिल्ली जाते रहे हैं और आपने कई चीज़ें बर्दाश्त की हैं इसमें, तो आपको लगा कि कांग्रेस के और नेताओं को या कांग्रेस को और मुखर होके इस मसले पर आवाज़ आपके साथ, मतलब एक सुर से सुर मिलाना चाहिए था? देखिए, ये सब तो उन्हीं लोगों को तय करना है। मैंने तो अपनी जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य का निर्वहन किया कि एक ऐसा ऑडियो क्लिप जिसमें सरकार को गिराने की साजिश हो रही है वो जनता के सामने आए, और मैंने वही किया। जनहित में मैंने वो जनता के लिए मीडिया के माध्यम से उसको सर्कुलेट किया। लेकिन ये आपका कहना ठीक है कि बार बार मुझे वहाँ क्राइम ब्रांच में जाना पड़ता है, और मैंने हर बार यही कहा है कि मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा जांच में। मुझे जब भी बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा। मुझे अब तक 7 नोटिस मिले, मैं जिसमें से 4 बार जाके आया, 3 का मैंने जवाब दिया, मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण रहे या मेरे स्वास्थ्य का मेरा कोई कारण रहा। तो जब मैं नहीं जा पाया तो मैंने उनका लिखित में जवाब भेजा। तो मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि मैं जांच में पूरा सहयोग करूँगा, लेकिन अब वो आगे भी बढ़नी चाहिए, उसका कोई ना कोई कंक्लूज़न निकलना चाहिए। 2 साल हो गए हैं उसमें, और खुद गजेंद्र सिंह शेखावत जी जब ये स्वीकार कर चुके हैं कि आवाज़ उन्हीं की है, तो मैं यहाँ भी एसीबी और सरकार से ये आग्रह करूँगा कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। उसी एफआईआर को आधार बनाकर उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। वॉइस सैंपल की आवश्यकता ही नहीं है। जब स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि मेरी आवाज़ या मेरे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया, तो ये साबित हो गया ना कि आवाज़ उन्हीं की थी। तो उसी को ध्यान में रख के, उसी को आधार मानकर जांच आगे बढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि एसीबी अब कहीं कोई वॉइस सैंपल की डिमांड नहीं करे, सीधे तौर पर जो एक्शन लेना है या कार्रवाई करनी है उस एफआईआर के बेस पे अपनी कार्रवाई शुरू करे। ऐसी कोई मांग आप अपनी तरफ से अब रखने के लिए तैयार हैं कि इस तरह का कोई कदम उठाया जाए? मैंने तो आपके माध्यम से कह ही दिया, मैं कह ही रहा हूँ कि एसीबी को अब सीधे तौर पर एक्शन लेना चाहिए और उसी को आधार मानकर लेना चाहिए। तो ये मांग ही है एक तरीके से। इसी के साथ एक आपका वीडियो अभी हाल फिलहाल आया था जिसमें आप क्रिकेट खेल रहे थे, उससे साफ होता है कि स्पोर्ट्स में भी आपकी काफ़ी दिलचस्पी है। तो बीकानेर में पहलवानी के चर्चे बहुत ज़्यादा थे बीडी कल्ला जी के द्वारा, तो आपको कुछ दिलचस्पी पहलवानी में है, या फिर आप अपना जो एक खेल आपका जो अपना चल रहा है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया का हो या फिर युवाओं के साथ संवाद का हो, सरकार के साथ हो, या फिर गजेंद्र सिंह जी से उलझने का हो, आप उसमें दिलचस्पी ज़्यादा लेना चाहिए? देखिए, मैं उलझ किसी से भी नहीं रहा हूँ।
मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश में गलत तथ्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास करेगा तो मैं उसे तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। मैं उसे उलझना नहीं समझता, मैं जवाब देना समझता हूं और जवाब देना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी तरफ खेल का शौक़ मुझे है ही, और जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, मैं स्विमिंग भी करता हूँ, मैं रनिंग भी करता हूँ, तो स्पोर्ट्स में मेरी रुचि रही है। पहलवानी के लिए आप क्या कहेंगे? पहलवानी का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, वो तो स्वयं वही जाने कि वो क्यों अपनी पहलवानी या अपनी ताकत को इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और NSUI से होता हुआ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह जी थे, तब मुझे यहाँ PCC में मीडिया कोऑर्डिनेटर की भी एक जिम्मेदारी मिली थी, मैंने उसका भी निर्वहन किया। तो मैं शुरू से ही पॉलिटिकली इंक्लाइंड रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ, सक्रिय रहा हूँ। NSUI के समय में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मैं जयपुर डिवीज़न का इंचार्ज था तो चारों सीटें राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI की आई थी, पहली बार ऐसा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति तो मुझे करनी ही करनी है। अब ये समय बताएगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, कैसे चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जो लोग परेशान हो रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें परेशान अभी होने की उस रूप में ज़रूरत नहीं है। वो इतना जल्दी अपना धैर्य उन्हें नहीं खोना चाहिए। आखिरी सवाल भविष्य के लिए, हालांकि भविष्य किसी का हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक मन में होती है चीज़ें, दिमाग में होती हैं चीज़ें, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो युवा आपको अपने आइकॉन के रूप में देखता है, वो आने वाले समय में लोकेश शर्मा को किस जगह देखेगा? विधानसभा में। देखो, मैंने अभी आपको कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और हर राजनीतिक व्यक्ति की ये एक सपना होता है कि वो जनप्रतिनिधि के रूप में प्रदेश की सेवा कर सके। तो यही एक सपना मेरा भी है कि मुझे मेरे युवा साथियों के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से एक ऐसा अवसर प्राप्त हो कि मैं भी इस प्रदेश के जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएं दे सकूं, इस प्रदेश की सेवा कर सकूं और जिनकी भी मुझसे जो उम्मीदें हैं, मैं उन उम्मीदों को पूरा कर सकूं, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूं। यही मैं भी सोचता हूं। तो मतलब कुल मिला के जो जहन में लोगों के सवाल थे, आज वो सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। कई लोगों के मन में कई चीज़ें थी और खासकर गजेंद्र सिंह शेखावत वाली बात हो या फिर बीडी कल्ला जी वाली बात, दोनों के जवाब जिस तरह से आपने साफ दिए। अब इससे एक बात तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति में युवाओं को जिस तरह से आप सोशल मीडिया के जरिए बांधते आए थे, आने वाले समय में अब जिस तरह आपने कोशिश की कि फील्ड पे भी जाके उनसे बात की, आने वाले समय में अब कोशिश रहेगी कि चाहे वो विधानसभा के जरिए हो या फिर अन्य किसी जरिए से आप उनके साथ बने रहेंगे। देखो, युवा मेरे लिए बहुत प्राथमिकता में रहेंगे हमेशा ही, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपने आप को बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहराई के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। जब भी कोई 5 साथी 10 साथी मुझे कहते हैं कि आपको इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आना है, तो मैं बेहिचक उनके बीच पहुँच जाता हूँ। चाहे वो सुदूर हनुमानगढ़ की बात हो, जैसलमेर की बात हो, जोधपुर की बात हो या धौलपुर की बात हो, जो भी मेरे युवा साथी जब भी मुझे किसी भी सहयोग के लिए मुझसे उम्मीद करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका सहयोग कर पाऊँ। मुझे किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं तो मैं बहुत खुशी खुशी उनके साथ उसमें मैं इन्वॉल्व होने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे युवा साथियों से मैं फिर यही आग्रह करना चाहूँगा कि ये 2023 का वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि चुनाव हमारे सर पे हैं, हम सभी कमर कस के तैयार हो जाएं और एकजुटता के साथ इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उपयोग लेते हुए फिजिकली जनता के पास पहुँचें और हमारी सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस भावना के साथ आम जनता के लिए सामाजिक सुरक्षा सहित तमाम जो योजनाएं लागू की हैं, उनकी जानकारी पहुंचाएं और अपने कामों का प्रचार प्रसार करें। क्योंकि हमने 2 बार पहले जब शासन किया, तो मैं ये आपको फिर बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कामों में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनका प्रचार प्रसार उस रूप में करने में सफल नहीं हो पाए जिस रूप में हमें उनको ज़मीन पर प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए था। आज अवसर है, जो जनभावना है वो भी सकारात्मक है, हमारे साथ है।
तो हम सबको एकजुट होकर अब उसी दिशा में काम करना चाहिए और मुझे लगता है कि हम 100% इस प्रदेश में अपनी सरकार को वापस रिपीट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ लोकेश शर्मा, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए अब एक बड़ी बात कह दी है उन्होंने। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में और क्या कुछ होता है, किस तरह के नए बयान आते हैं। लेकिन उसके अलावा एक जो काफी लंबे समय से चल रहा था कि जिस तरह से बयान आ रहे थे बीकानेर को लेकर, बीडी कल्ला जी को लेकर, उनके भी जवाब दिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज लोकेश शर्मा जी ने खुलकर जो जो जवाब देने थे वो अपने, चाहे वो विरोधी हों चाहे साथ के लोग हों, सब तक पहुंचा दिए हैं और युवाओं तक जो संदेश पहुंचाना था वो पहुंचा दिया है। न्यूज़ इंडिया के लिए जयपुर से छवि अवस्थी की रिपोर्ट।